बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आतिफ वकास मलिक, लेक्चरर इन फ़िज़िक्स, कुर्तुबा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, आपको मेडिकल फ़िज़िक्स के वीक नंबर 3 लेक्चर नंबर 5 में वेलकम कहता हूँ। हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस की मैटर के साथ इंटरेक्शंस गुज़िश्ता कई लेक्चर्स से पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे गैमा रेस की, जो कि आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। और हम ये देखेंगे कि गैमा रेस जो कि फोटॉन्स हैं, हाई एनर्जी, हम ये देखेंगे कि किस तरह ये इंटरेक्शन करते हैं, उनकी इंटरेक्शन का नेचर क्या होता है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट्स फाइंड करेंगे या एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट्स। तो फोटॉन किस तरह एब्जॉर्प्शन करता है उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे और फिर वहाँ से मुख्तलिफ उसके एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो गैमा रेस क्या है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि गैमा रेस जो हैं ये ये हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं जो कि किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस से या एक्साइटेड न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई न्यूक्लियस है जिसका चार्ज नंबर जी है और मास नंबर ए है, और उस किसी तरह से वो हाई एनर्जी स्टेट में है, यानी एक्साइटेड है। तो ये दोबारा अपने लोवेस्ट एनर्जी स्टेट या ग्राउंड स्टेट में जब आता है तो न उसके चार्ज नंबर में चेंज आता है, न उसके मास नंबर में चेंज आता है, जबकि ये उसकी वो जो एनर्जी होती है वो जिससे वो एक्साइटेड हुआ होता है उसको रिलीज़ कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कोई एटम एक्साइटेशन और डी एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड में जाता है तो फोटॉन एमिट करता है। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस भी जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो गैमा रेज इमिट करता है। लेकिन फ़र्क ये है कि न्यूक्लियर जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है उससे डी एक्साइटेशन से इमिट होने वाली जो फोटॉन है, यानी गैमा रेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फोटॉन इमिटेड बिकॉज ऑफ एटॉमिक डी एक्साइटेशन। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज आप जानते हैं कि किस तरह वो इमिट होते हैं। तो ये गैमा रे जो होता है, ये फोटॉन होता है हाई एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि ये स्टेडीली एनर्जी लूज़ नहीं करता, ये जैसे ही पेनेट्रेट होता है इट डज़ नॉट लूज़ एनर्जी स्टेडीली, बल्कि ये इसकी इंटरेक्शन स्टेटिस्टिकल होती है, यानी प्रोबेबिलिटी होती है। और ये कई उसके वजूहात हो सकते हैं, मीडियम पे भी डिपेंड करता है, यानी आगे उसने जिस मटेरियल के साथ इंटरेक्शन करनी है वो मीडियम किस तरह का है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है उस मीडियम के अंदर, यानी उसमें एनर्जी अब्जॉर्ब करने की क्या सलाहियत है, और जो गैमा रेज उसमें इंटर हो रहे हैं उसकी इंटरेक्शन के क्या क्या चांसेस बन सकते हैं। दूसरा ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस गैमा रे या उन फोटॉन की एनर्जी क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है वो कोएफिशिएंट से हम डिनोट करते हैं, और वो क्या है, देखिए जब इसमें अगर आप देखें ये एक फोटॉन गैमा रे आता है, रेडिएशन इंटर्स बायोलॉजिकल सिस्टम, कोई बायोलॉजिकल सिस्टम, बिकॉज वी आर डीलिंग विद मेडिकल फिजिक्स एंड इसलिए कोई बायोलॉजिकल सिस्टम है जहाँ पर रेडिएशन इंटर होता है। ये अब देखें, एक बात जहन में रखें, ये अगर आप गैमा की इंटरेक्शन की बात करें या एक्स रेज की इंटरेक्शन की बात करें, मैकेनिज़म्स तकरीबन सेम होते हैं, एनर्जी का फ़र्क होता है। तो वो उस हिसाब से आप एक्स रेज की भी यही
इंटरेक्शन होगी मैटर के साथ और गेमा रेज की भी होगी। बस दोनों चूँकि फोटॉन्स हैं लेकिन फ़र्क उनकी एनर्जीज का है, तो इसलिए बात जहन में रहे कि गेमा रेज और एक्स रेज कोई भी ये हो सकता है आने वाला फोटॉन। तो ये क्या कर लेता है, ये जब किसी एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ या उसके न्यूक्लियस के साथ स्कैटर्ड हो जाता है, तो मोस्टली जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन में यूटिलाइज होती है। और काउंटर स्कैटरिंग हमारे पास है, इस तरह जो है थॉम्सन स्कैटरिंग है। अ, तो ये जब स्कैटर्ड हो जाता है तो ये प्राइमरी इंटरेक्शन होती है और ये उसकी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन के की वजह से होती है। क्या कर लेता है, ये कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, उसको इधर जो है कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ इधर प्रोपेल कर देता है और ख़ुद जो है स्कैटर्ड होकर इस साइड पे चला जाता है। अब फिर भी ये है कि इस जो स्कैटर्ड फोटॉन है इसके पास अभी भी एनर्जी है और ये फर्दर यही प्रोसेस रिपीट करेगा जब तक कि उसकी एनर्जी जो है सारी की सारी ख़त्म नहीं हो जाती। अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉन आगे क्या करता है, ये चूँकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है तो ये आगे आयोनाइजेशन कर सकता है, एक्साइटेशन कर सकता है, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस कर सकता है। और ये भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो एक बात जहन में रहे कि फोटॉन की इंटरेक्शन वो ज़्यादातर वो उसकी एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। तो ये है कि जब वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है जिसको आने वाले फोटॉन ने कुछ काइनेटिक एनर्जी दी है, तो वो आगे किसी न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है तो वहाँ पर उसको ब्रेक लग सकता है, ब्रैमस्टार्लिंग रेडिएशंस इमिट हो सकती हैं, एक्स रेज, कंटिन्यूस एक्स रेज, या वो आगे जाकर इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड, एटम्स को एक साइड डी एक्साइड कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स उस एटम को आयनाइज कर सकता है जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। और ये जैसे कि पहले भी कहा कि केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस कर सकता है। तो गैमा रेज जो है इस हवाले से ज़्यादा ख़तरनाक है कि इनडायरेक्ट उसकी जो है इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट, एटम को एक्साइट करता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी दे सकता है जो आगे फर्दर बीटा पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर सकता है। तो गैमा पार्टिकल की सेकेंडरी जो इंटरेक्शंस होती हैं वो बीटा पार्टिकल्स की तरह भी हो सकती हैं और सेकेंडरी में और फोटॉन भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक, अच्छा, तो इसके बाद जो है नेचर उसकी इंटरेक्शन का क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और फोटॉन डिसअपियर हो जाता है। तो ये क्या कर सकता है, या तो स्कैटर कर सकता है, स्कैटर करने से क्या हो जाता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, या कभी ऐसी भी हो सकता है कि एनर्जी में चेंजेस नहीं भी आती। फिर प्रिंसिपल मेथड ऑफ एनर्जी डिपोजिशन, बुनियादी तौर पे जब ये इंटरेक्ट करता है, देखें फोटॉन है तो ये डिफ्रैक्ट भी तो कर सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरेक्ट करे, लेकिन जब ये इंटरेक्ट करता है, चूँकि ये हाई एनर्जी फोटॉन होते हैं तो ये इंटरेक्ट करते हैं, और जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो कई तरह से इंटरेक्शंस कर सकते हैं। मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये काउंटर स्कैटरिंग कर सकते हैं, ये पेयर प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ये फोटो न्यूक्लियर रिएक्शंस भी काज कर सकते हैं। तो काउंटर स्कैटरिंग क्या होती है वो आप जानते हैं। काउंटर सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता है कि वो फोटॉन जो है, जो इंसिडेंट फोटॉन है, वो मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ठीक है, और ख़ुद जो है स्कैटर्ड हो जाता है, अपने रास्ते से डिविएट हो जाता है। तो जो फोटॉन इसने एक तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, ये अब मैंने काउंटर स्कैटरिंग, मेरा जहन उधर था।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंसिडेंट फोटोन आता है जिसकी कोई एनर्जी होती है, फॉर एग्जांपल HF। वो जब यहाँ पर टकराता है तो वो वर्क फंक्शन कर सकता है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, और ये इक्वल होता है HF0। ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल की एनर्जी क्या है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। तो HF उसके पास टोटल एनर्जी थी, उसका HF0 यहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है एज अ वर्क फंक्शन, यानी उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में। F0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंट होती है, और इससे जो एनर्जी बच जाती है वो इस इमिटेड इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है। ठीक, तो इस तरह ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काज कर सकता है। फिर उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है, ये आगे जाकर फिर फर्दर ब्रैमस्टार्लिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, यानी डिसलरेट होकर अपनी काइनेटिक एनर्जी एक्सरेज की फॉर्म में बाहर इमिट कर सकता है, और या फिर ये आगे जाकर आयनाइजेशन काज कर सकता है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन काज कर सकता है। तो मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद भी ये इंटरेक्शंस जारी रहती, तो इस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकते हैं फोटोन। फिर ये काउंटर स्कैटरिंग कर सकता है। काउंटर स्कैटरिंग क्या है? काउंटर स्कैटरिंग ये है कि कोई फोटोन जो है आकर किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता है, उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन जो उसके लिए रिलेटिवली रेस्ट पे होता है, और खुद जो है उस इलेक्ट्रॉन को एक एंगल पर स्कैटर्ड कर देता है, खुद भी किसी एंगल पे स्कैटर्ड हो जाता है, और इस तरह यानी ये अपनी इलास्टिक कोलिजन क्वांटम ने जो है इज्यूम की थी, यानी बिफोर द कोलिजन इलेक्ट्रॉन और जो है फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, इनका सम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इनकी काइनेटिक एनर्जीज का सम सेम होते हैं। सिमिलरली इनके मोमेंटा का सम बिफोर कोलिजन और उनके मोमेंटा का सम आफ्टर कोलिजन सेम होती हैं। तो इसकी आप लोग ऑलरेडी जो है मॉडर्न फिज़िक्स में या एटॉमिक फ़िज़िक्स में ये पढ़ चुके होंगे। उसकी कॉम्पटन एच की जो डिराइवेशन है उसका फार्मूला आपको याद होगा, बल्कि FEC में भी है, BSc में भी है। That is one of the interactions of photon with matter. And then there is pair protection. पेयर प्रोटेक्शन जो है वो भी इसी तरह का एक प्रोसेस है, यानी जब कोई हाई एनर्जी फोटॉन जिसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा हो, ये एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से, क्योंकि ये जो पेयर प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है, ठीक है, और एक इसका एंटी पार्टिकल होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और फिर दूसरा इसका एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है, तो ये पॉजिट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चूंकि इसकी भी एनर्जी 5.11 MeV है, और ये नीचे जो दूसरा है इसकी भी 0.511 MeV एनर्जी होती है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो है आने वाले फोटॉन की एनर्जी 1.02, यानी इन दोनों के सम की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। 1.022 समथिंग। तो ये पेयर प्रोटेक्शन भी वन ऑफ द इंटरेक्शंस है जो है फोटॉन की मैटर के साथ। इस तरह अगर फोटो जो मतलब गैमा रेज हैं या एक्सेस हैं, जो फोटॉन हैं, अगर उनकी एनर्जी इतनी हुई कि वो किसी न्यूक्लियस के जो है बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हो, तो वो फोटो न्यूक्लियर रिएक्शंस भी काज कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस जिससे न्यूक्लियाई चेंज हो जाते हैं, तो न्यूक्लियस को चेंज कर सकते हैं। मतलब है कि अगर आने वाले जो है फोटॉन
इंसिडेंट फोटान जो है अगर उसकी एनर्जी किसी न्यूक्लियस पे जिस पे वो पड़ा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये उसको ब्रेक कर सकता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर सकता है, सॉरी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इवन अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी उसकी हुई तो वो पाइयंस और यानी किसी प्रोटॉन से को डिके कर सकता है न्यूट्रॉन में, और पाइयन इमिट हो जाएंगे। जैसे गेमा प्लस किसी प्रोटॉन को लगा तो उसको न्यूट्रॉन प्लस समथिंग दिस पाइयन निकला, या किसी न्यूट्रॉन को जो है क्या कर लेता है इस तरह। बहरहाल फोटो न्यूक्लियर रिएक्शंस इज़ आल्सो वन ऑफ द इंटरेक्शंस मैकेनिज़्म कि किस तरह जो है फोटॉन की एनर्जी किसी मटेरियल के अंदर यूटिलाइज हो सकती है। So this was also one of the interactions. So these are the four possible, or mostly these four reactions occur when the photons interact with matter. तो इन चार में से अक्सर होते हैं। हम इनका ही सिर्फ कोई को कंसीडर करेंगे मेडिकल फिजिक्स में। एंड ये है कि जब वो फोटान का बिहेवियर क्या होता है जब ये किसी जो है मटेरियल के अंदर इंटर होता है, तो ये उसका जो फार्मूला है ये इंसिडेंट जो है इनिशियली जो है वो यस इनिशियली जो है फोटान की ये इंटेंसिटी थी आई नाट, और जब ये कोलाइड हुआ किसी मटेरियल में, ये फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल है और यहाँ पर इमिट हुआ तो मैं उसका कोई पोर्शन ले लूँ, यानी इसकी मैंने डेरिवेशन की है वो मैं फिर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक सेकेंड लेट मी शो यू दिस डेरिवेशन। तो ये जो है इनिशियली लेट्स से ये कोई फोटान इंटर हो रहे हैं और ये मामूली सी थिकनेस जो है उस मटेरियल की एक उसका सेक्शन स्मॉल सेक्शन है dx, वो मैंने पिक किया। तो ये जो है कितनी कमी आएगी, di इज़ द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट intensity of photons, and that is proportional to dx, and because it is decreased I would put negative sign ये, and it also depends upon the total intensity, कितनी ज़्यादा उस पर पड़े हैं फोटोन, तो उस पर भी डिपेंड करती है, और इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो यू गेट दिस, ओके। and then we put some constant mu is the attenuation coefficient और absorption coefficient, ठीक है। तो ये कांस्टेंट लगा रहते हैं, और जब ये इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर हम बोथ साइड जो है आई पे डिवाइड कर दें तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर दें। इनिशियल जो नंबर था वो आई नाट था, और आई जो है वो आफ्टर डिक्रीज ऑफ डी एल ये आई हो जाता है। तो ज़ीरो से डिस्टेंस x कवर करने पे टोटल x है यहाँ से यहाँ तक, तो ज़ीरो से x डिस्टेंस कवर करने तक इसकी इंटेंसिटी आई नाट से आई हो गई। सो इफ़ वी सॉल्व, इफ़ वी इंटीग्रेट दिस वी गेट 1/i का जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ i, और फिर इसके लिमिट्स हमने पुट किए। सो एंड में ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, एंड दिस इज़ सेम एज द डिके ला। सो ये जो है एक्सपोनेंशियल डिके उसमें आएगी। अगर मैं इसका ग्राफ यहाँ पर बनाऊँ, यहाँ पर ऑलरेडी बना भी है लेकिन मैं थोड़ा सा इसको वाज़ेह कर दूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
ये ऐसे, तो एक्सपोनेंशियल डिके उसमें आता है। ठीक है, तो म्यू यहाँ पर क्या है, जिस तरह डिसइंटीग्रेशन में लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, यहाँ पर डिके लॉ में लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इसी तरह यहाँ पर म्यू जो है ये एटेन्यूएशन कांस्टेंट है। और इसकी यूनिट्स जो है सेंटीमीटर इनवर्स या मिलीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स इस तरह होंगी, डायमेंशंस लेंथ इनवर्स की होंगी। ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1/x पुट कर लेते हैं और फिर उधर से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस फार्मूले में x म्यू की जगह 1/x पुट कर लें आप, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करें तो एंड में आपके पास आ जाता है, यानी अगर म्यू को 1/x पुट करें तो आई आ जाती है हमारे पास I0 डिवाइडेड बाई ई। तो हम म्यू को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है उस लेंथ का रेसिप्रोकल है जो गेमा रेज की या फोटॉन्स की इंटेंसिटी को 1/e टाइम्स कर दे, यानी उस लेंथ का रेसिप्रोकल, मीडियम की उस लेंथ का रेसिप्रोकल कि जो लेंथ किसी इंसिडेंट फोटॉन की बीम की इंटेंसिटी को 1/e टाइम्स कर दे ओरिजिनल की, यानी पहले वो I0 थी, अब वो 1/e मल्टीप्लाइड विद I0 या I0 डिवाइडेड बाई e हो गया। तो जो इंटेंसिटी, यानी वो कम से कम थिकनेस x के जो इंसिडेंट फोटॉन की जो इंटेंसिटी होती है, जो पहले I0 थी, उसको I0/2 कर दे, तो हम कहते हैं कि इस लेंथ का रेसिप्रोकल जो है दैट इज लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट म्यू, तो उसको हम म्यू कहते हैं। एक इसकी कुछ और भी जो है एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट इसको कहते हैं, यहाँ पर t मैंने लिखा है तो ये थिकनेस है, टाइम नहीं है, इस x। इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसके लिए हम द मेजर, अच्छा एक और चीज़ भी है शायद यहाँ पर डिफाइंड, हाँ बस सही आगे डिफाइंड है। इसको मेजर कैसे करते हैं, मानो एनर्जेटिक बीम चाहिए होती है, वेल कैलकुलेटेड नैरो बीम, और डेटा हम ड्रा करते हैं, बस वही प्रोसीजर है जो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक सेकेंड जी, यहाँ पर सोर्स है, कैलकुलेट कर देते हैं बीम को, और सामने ऑब्जर्वर रखते हैं, ऑब्जर्वर के बाद उसको कलेक्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है, कि जनाब इसकी इंटेंसिटी में कितनी कमी आई। इसका ग्राफ जो है हम बल्कि ये आप लोगों ने शायद उसमें किया भी होगा अपने लैब में, या अगर किसी दिन टाइम मिल जाता है तो हम इसको कर भी सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ गेमा सोर्स एंड वी हैव GM काउंटर देयर, so we can check it, we can do it there. And this is the observer, the graph attenuation of cesium gamma rays under condition of good geometry. सो वर्टिकल पे आपके पास यानी कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शन उसका, 1 means 100% and 0.1 mean 10% and 0.01 mean 1%. So it's the percentage transmitted and
अगर आप एब्ज़ार्बर की थिकनेस को जो है बिल्कुल ज़ीरो रखते हैं तो सारी की सारी ट्रांसमिट हो रही है। और जो जो हम एब्ज़ार्बर की थिकनेस बढ़ाते जा रहे हैं तो अगर लेड है, ठीक है, तो लेड ज़्यादा चाहे एब्ज़ॉर्ब करने के हवाले से देखें, ये राउंड अबाउट 3.8 जो है ये बिल्कुल उसको स्टॉप कर देता है, कोई रेडिएशंस पास नहीं होती। और यही वजह है कि अक्सर हम न्यूक्लियर लैब्स में या जहाँ पर हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स रखते हैं गैमा सोर्सेज, तो उसको हम जो है लेड के बॉक्सेस में रखते हैं बिकॉज वो उसको रोक पाते हैं। इस तरह, और ये तकरीबन लेकिन स्ट्रेट स्लोप है डाउन लीनियर। और इस तरह एल्यूमिनियम को अगर आप देखें ना, तो एल्यूमिनियम जो है कम से कम 4 सेंटीमीटर तक एल्यूमिनियम इसको नहीं रोक पा रही है, और ये पता नहीं आगे कहाँ कितना जाएगा। तो आई थिंक राउंड अबाउट एल्यूमिनियम इसकी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, अब मुझे वैल्यू याद नहीं आ रही। बहरहाल इसके बाद जो है ये तो हमने बात की है जो है लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट की या टोटल एटेन्यूएशन कोफिशिएंट की। एक और टर्म यूज़ होता है जो है उसको हम कहते हैं मास एटेन्यूएशन कोफिशिएंट। तो ये लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट म्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी के इक्वल होता है। यानी अगर म्यू का यूनिट जैसे हमने कहा था 1/मीटर इनवर्स है, तो इसको मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई केजी पर मीटर क्यूब इस तरह करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर पर केजी या सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये उसमें आ जाएगा। यानी अगर हम कहें कि सेंटीमीटर इनवर्स म्यू का यूनिट है और नीचे जो है वो ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉरी सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये डिवीज़न है, अगर हम इसको रीअरेंज कर दें तो सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई जी, तो ये हो जाएगा राउंड अबाउट सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। ये उल्टा लिखा गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है। शायद जल्दी में मैंने इसको उल्टा लिखा है। बहरहाल और अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें टी के साथ, थिकनेस के साथ, तो इसको डेंसिटी थिकनेस भी कहते हैं, ठीक है। इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस इसके लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ म्यू ए। सिंबल इतना वो नहीं है, शायद कहीं और पर कुछ और सिंबल भी उसके लिए यूज़ होता होगा। बहरहाल म्यू ए इज़ द मास एटेन्यूएशन, सॉरी इसके लिए सिंबल म्यू एम होगा जी। और फिर एक और टर्म भी यूज़ होता है दैट इज़ एटॉमिक एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट। तो इसकी यूनिट्स तो आपको पता चल गई ना, म्यू एम की इसकी यूनिट्स है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। और फिर जो है दैट इज़ एटॉमिक एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट। तो आप टोटल या लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट को अगर हम n पे डिवाइड करें, यहाँ पर n जो है दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। यानी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पर सेंटीमीटर क्यूब वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एटॉमिक एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। म्यू एल को n पे डिवाइड करते हैं वेयर n इज़ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब।
तो इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर ग्राम कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई ए, and Avogadro number Na is atoms per mole, that is 6 point something 6.02 into 10 raised to the power 23, I think, as I remember. और ए ग्राम्स पर मोल, मोलर मास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम अगर आपको चाहिए तो Na मल्टीप्लाइड विथ चार्ज NaG, एंड Z इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड यू नो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। तो अगर उसको हम टोटल एटम्स पे डिवाइड मल्टीप्लाई करें कि मतलब एवोगाड्रो नंबर जितने एटम्स तो वहाँ पर मौजूद हैं, अब उन सब को जी से मल्टीप्लाई करो और फिर टोटल को ए पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ जाता है। ये पर ग्राम होंगे क्योंकि आपने उधर ग्राम्स में मास सब्स्टिट्यूट किया, और आप उसी तरह फिर किलोग्राम्स में भी कर सकते हैं इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस विद द 1000।